हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कलरफुल बिहारी मिरर में। मैंने केबीसी का नैनो का पार्ट 1 आप लोगों को वीडियो बना के दे दिया था। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और केबीसी का पार्ट 2 वीडियो मैं बना रहा हूँ। हर दिन मैं 5 पेज लगभग आपको कवर करवा रहा हूँ। तो आज भी हम लोग केबीसी नैनो का 5 पेज कवर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब हो चुका है और हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सदियों, चलिए मैं 12 कर देता हूँ थोड़ा, जो आप लोगों को देखने में अच्छा लगे और बढ़िया से दिखाई दे। चलिए, प्राचीन बिहार। ठीक है, सदियों तक प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास का गर्भगिरी रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है और प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। बिहार का वर्णन हमारे दो महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में किया गया है। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार की ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और यात्रा वृत्तांत एवं अन्य स्रोत उपलब्ध है। प्राचीन शिलालेख, सिक्के, दानपत्र, ताम्रपत्र, राजकाज संबंधी खाते, बहिया, दस्तावेज, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, स्मारक, इमारतें आदि विशेष महत्वपूर्ण स्रोत है। और प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण परिवर्तित काल के विभिन्न प्रमाणों, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय के साथ बौद्ध रचनाओं में विनय पिटक, जैन रचनाओं में भगवती सूत्र आदि ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। चलिए, और 6 भागों में बांटा गया है। पूर्वोत्तर प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, ताम्र प्रस्तर युग, वैदिक काल और महाजनपद काल। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं एक से बारी बारी से। पूर्व प्रस्तर युग, जो 1 लाख ईसा पूर्व माना गया है। आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजप्पा एम संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है सिंहभूम में है। साक्ष्य चेठियान, गया, मुंगेर, नालंदा जिले में उत्खनन के क्रम में प्राप्त हुए हैं। ये सब जगह का नाम है, ये सब चीज़ प्राप्त हुए हैं। और मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो था 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व था। इसकी विशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुआ है। इसमें साक्ष्य के रूप में छोटे टुकड़े से बनी वस्तुएं तथा तेज धार तथा नोक वाले औजार प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद जगह का नाम है, सारण जिला सॉरी, और चेचर वैशाली से प्राप्त हुआ है। ताम्र प्रस्तर युग, जो 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच में पाया जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इस काल में पाए गए काले और लाल मृदान सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के माने जाते हैं। और बिहार में इस युग के अवशेष चिरांद, सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, ताराडीह, बोधगया, घोड़ा, कटोरा, राजगीर, समस्तीपुर में पड़ता है। ठीक है, और सासाराम, भागलपुर इत्यादि जगह पाए गए हैं। ठीक है, ये पहला पेज खत्म हो चुका है। अब हम दूसरा पेज पढ़ेंगे। सॉरी, चिरांद तथा बक्सर के पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इस युग में बिहार संस्कृत रूप में विकास हुआ है तथा मानव के गुफाओं से बाहर आकर कृषि कार्य की शुरुआत की तथा पशुओं का पालतू बनाया है। किस काल में? तो हम लोग ऊपर हैं लास्ट में, इसी काल में। ठीक है, भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। चलिए, वैदिक काल और बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक ना, तो भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये सप्त सैंधव है,
सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब, ये 7 जो है ऋग्वेद में नाम है 7 नदी का। ठीक है, अगर पढ़ते हैं हम लोग, याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी एग्जाम में जो कौन सी नदी ऋग्वेद में उल्लेखित है। ठीक है, पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। ठीक है, और ऋग्वेद में मगध के क्षेत्र को कीकट, इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को वात्य कहा गया है, जो संभवतः वे प्राकृतिक भाषा बोलते थे। ये क्वेश्चन भी आता है, जो ऋग्वेद में मगध के क्षेत्र में रहने वालों को क्या बोलते थे, तो कीकट बोलते थे, और निवास करने वाले लोगों को वात्य कहा जाता था। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा थी। बिहार में वैदिक संस्कृत का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। इसी काल में बिहार के आर्यीकरण प्रारंभ हुआ, और वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है, जबकि वायु पुराण और गद्य पुराण में गया, राजगीर और पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, हम लोग कुछ वेद उपनिषद के लिए आदर्श वाक्य पढ़ते हैं। ओ भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र में है, ये ऋग्वेद से लिया गया है, और सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और वासुदेव कटुबम्ब ये महो उपनिषद से लिया गया है, और अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद। मातृदेवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो सा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन भी आता है कि किस उपनिषद से कौन सा वाक्य लिया गया है। ठीक है, वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा जाता है। ठीक है, वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा जाता है। एक मिनट रुकिएगा, बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये क्वेश्चन भी आता है, बिहार के संदर्भ में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ अग्नि वैश्वनार का पीछा करते हुए सदानीरा नदी, जो जिसका आधुनिक नाम गंडक पड़ा है, उसे पहले सदानीरा से नाम जानते थे, पहुंचने का वर्णन है। ठीक है, यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहां तारका राक्षी का वध हुआ था। बक्सर में ही तारकासुर का वध हुआ था, जो रामायण में आप लोग ने देखे होंगे। ठीक है, और राम ने दीक्षा लिया था बक्सर में ही, इसका वृत्तांत मिलता है। और बिहार और वैदिक संहिता पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं बिहार और वैदिक संहिता। विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले कृति वेद संहिता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद बिहार का उल्लेख इस सब में मिलता है। ठीक है, वेदों की संहिता में रचित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय आदि, जिसमें बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, वैदिक कालीन नदियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सतलज नदी का पुराना नाम सतुत्री था, सतुत्री। व्यास का विपाशा और रावी का पुरुषनी और झेलम का वितास्ता और चेनाब का अस्किनी, गंडक को सदानीरा और सिंध को सिंधु और घगर को दृष्टद्रंती कहते हैं। ठीक है, लोग तीसरा पेज पढ़ेंगे। चलिए, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। क्वेश्चन आता है, पुराणों के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष है अथवा उसके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। 18वें में से अधिकांश पुराणों की रचना तीर्थ चौथे और शताब्दी गुप्तकाल में हुई है। पुराणों की संख्या कितने हैं, 18 है। ठीक है, 18 पुराणों में मत्स्य, वायु तथा ब्राह्मण पुराणों बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के स्रोत के लिए कौन कौन सा जोड़ी है, तो मत्स्य, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण और बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। ठीक है, इन पुराणों से शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग का वर्णन मिलता है, जिसने 36 वर्षों तक शासन किया। इन पुराणों से उत्तर युगीन मौर्यकालीन शासकों के शासन की भी जानकारी प्राप्त होती है। और महाभाष्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य युगीन साम्राज्य की समाप्ति के बाद शुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र हुआ।
जिसके पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि ने उनकी वीरता, कार्यशीलता तथा यवनों पर आक्रमण की चर्चा अपने महाभाष्य में की है। मालविकी मित्रम यह कालिदास द्वारा रचित नाटक है। इसमें शुभकालीन राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। कालिदास यवन आक्रमण की चर्चा करते हैं, जिसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने सिंध पर आक्रमण कर यवन को पराजित किया था। थेरावली, इसकी रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने की थी। इसमें उज्जैनी के शासकों ने वंशावली है तथा पुष्पत्र शुंग के बारे में उल्लेख किया है। उसने 36 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। दिव्यावदना, इसमें अनेक राजाओं की कथाएं हैं। एक दिव्यवाणी बुक है जिसमें अनेक राजाओं की कथाएं हैं। इस बौद्धिक ग्रंथ में बृहदत्त को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया था। ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी, यह 5वीं सदी पूर्व संस्कृत व्याकरण का अपूर्व ग्रंथ है। पूछता है ये पाणिनि किसके द्वारा लिखा गया था? अष्टाध्यायी के द्वारा। ठीक है, एक ग्रंथ है संस्कृत का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और मनुस्मृति कहा जाता है। ठीक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना शुंग काल में हुई थी। यह ग्रंथ शुंगकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का बोध कराता है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकरण बारूची, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट है। यह टीकाकरण हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। ठीक है। बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। ठीक है, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। भारत के 16 महाजनपदों में से 3 अंग, मगध और वज्जी बिहार में थे। ठीक है। और बुद्ध काल में ही गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। इसमें अलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह और बिहार के अंतर्गत आते थे। ठीक है। अलकप जो जगह है वहाँ बुली नाम के रहते थे, और वैशाली में लिच्छवी और मिथिला में विदेह बिहार के अंतर्गत आते थे 3। ठीक है। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को हेनसांग चेनपो कहता था। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिनमें पहला आर राजा तितुछिनी था। ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम लोग। अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी में आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर शामिल थे। महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। ठीक है। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, दर्धवन वर्मन और ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य का अंतिम राजा बृहदत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला दिया था। मगध के राजा जो बिंबिसार थे, उन्होंने अंग राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है। और वज्जी संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉपिक याद रखिएगा। बौद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ के प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैला गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था, जो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञातित्र, लिच्छवी, कात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। ठीक है। सबसे पहले गणतंत्र राज्य कौन है? तो वैशाली आता है। क्वेश्चन आता है, वज्जी संघ जो लिच्छवी का गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य के थे, जिसके शासक क्षत्रिय थे। ठीक है। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया। इसमें सात्रिक और ज्ञात्रिक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ है। ठीक है।
हम पढ़ते हैं बुद्धकालीन गणराज के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कपिल वस्तु जो शाक्य मुनि से रिलेटेड थे, सुमसुमार पर्वत भग कहा जाता था, और केश पुत्र कहा जाता था कलाम को, रामग्राम कहा जाता था कोलिया को, कुशीनारा कहा जाता है मल्ल को, पावा है मल, और बिपली लीवन मुड़िया, और कलकप्पम बुल्ली, वैशाली लिच्छवी, और मिथिला विद्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। महावीर की माता का नाम त्रिशला और लिच्छवी राजा के प्रमुख चेतक की बहन थी। महावीर के माता का नाम त्रिशला और लिच्छवी राजा की प्रमुख चेतक की बहन थी उनकी माता। ठीक है, वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह रहता था। ठीक है, कुलीन तंत्र की तरह, प्रशासन संघात्मक और कुलीन तंत्र था वज्जी संघ का। ठीक है, राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। संस्था में सभी राजाओं के अधिकार सम्मान थे, लेकिन बुजुर्गों का अधिक सम्मान प्राप्त था। वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर वधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी अमरपाली की नियुक्ति की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। वैशाली की लिच्छवी गणराज। बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में लिच्छवी गणराज सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज था। दुनिया का पहला गणराज वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला पेज पढ़ते हैं। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इच्छाबु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु महावन में प्रसिद्ध कतारगशाला का निर्माण करवाया था, जो वज्जी संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवी राजा राजतंत्र में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। ठीक है, वैशाली का जो लिच्छवी राज था, जो राजतंत्र था, उसके बाद वो 7वीं सदी की ईसा पूर्व वो गणतंत्र हो गया। ठीक है, वैशाली राजवंश का प्रथम शासक नमने दृष्ट था, जबकि अंतिम राजा सूत्री या परमानित था। इस राजवंश में कुल 24 राजा हुए। ठीक है, अमरपाली या वैशाली लिच्छवी की राजतरंगिणी एवं परम रूपवती काम कला प्रवणी गणिका थी। इस युग में राजतरंगिणी का पद बड़ा गौरवपूर्ण एवं सम्मानित माना जाता था। अमरपाली अम्बापाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने इसे लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले आया। इसके बाद अमरपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया और उसे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया। अमरपाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला थी। इससे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बुद्ध का अनुयायी था। उसकी माता का नाम सलावती था, जो राजगिरी की गणिका थी। ऐसा माना जाता है कि उसके जन्म के बाद सलावती ने उसे कूड़ा पर फेंक दिया था, जिसे बिंबिसार का पुत्र राजकुमार अभय ने उठाकर घर ले आया। उसका लालन पालन के बाद बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेज दिया, जहां उसने आयुर्वेद पर विशद अध्ययन किया। बाद में यह जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना और राजगिरी के निकट अम्बवन में अपना चिकित्सालय खोला, जहां महात्मा बुद्ध ने उसकी मुलाकात हुई और उनका अनुयायी बन गया। और चिकित्सीय वरीयता के कारण ही बिंबिसार ने जीवक के अवंती के रोगग्रस्त राजा प्रबंधक की चिकित्सा के लिए भेजा था। ठीक है, प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं ने जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया, क्योंकि वैदिकोत्तर काल में कर्मकांडीय और जटिलताओं की और जातीय विषमताओं के प्रभावों के साथ साथ समाज अनेक बुराई से भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोग ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। चूँकि बौद्ध और महावीर दोनों करीब समकालिक थे और दोनों ही हैं,
ठीक है। और इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख और भौतिक समृद्धि धार्मिक अनुष्ठान से नहीं बल्कि दया, ध्यान और मितव्ययता से है, जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। ठीक है, ये सिद्धांत है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। ठीक है, हम लोग अब इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। ये पार्ट 2 है, मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।